हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ करंट अफेयर, जो कि परीक्षा मंथन का ये करंट अफेयर्स है, जो कि अभी रोशन सर चला रहे थे दरोगा सीरीज, उसी का ये करंट अफेयर्स है। तो अभी कुछ दिनों से नहीं चला रहे थे, इसलिए मैं नहीं ला रही थी। अब फिर से स्टार्ट किए हैं सर ने चलाना। तो चलिए आज का देखते हैं होमवर्क सीरीज। तो आज हम लोगों को देखना है आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। हाल ही में नेस्कॉम और आर्थर डी लिटिल ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। भारत के डिजिटल समावेशन में तेजी, जिसमें कहा गया है कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई को भारत को 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करेगी। डीपीआई के बारे में। डीपीआई डिजिटल पहचान, भुगतान, अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है, जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेश को सक्षम करके जीवन के सुधार करने में मदद करता है। डीपीआई परिस्थिति तंत्र से क्या है? डीपीआई लोगों धन और सूचना के प्रवाह की मध्यस्थता करता है। यह तीन सेट एक प्रभावी डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की नींव बनते हैं। पहला डिजिटल आईडी प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह। दूसरा हो गया वास्तविक समय तीव्र भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह। और तीसरा सहमति आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह ताकि डीपीआई के लाभों को वास्तविक बनाया जा सके और नागरिकों के डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्या है? तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। हाल ही में भारत सरकार ने उद्योग जगत के दिग्गजों की प्रतिक्रिया और सेक्ट्रम संबंधी प्रबंधन पर नए सिरे से छिड़ी बहस। बीच सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन नीलामी के माध्यम से नहीं बल्कि प्रशासनिक रूप से करने की घोषणा की। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है? तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है? तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम से तात्पर्य उपग्रहों सैटेलाइट के माध्यम से संचार के लिए प्रयुक्त
संचार के लिए प्रयुक्त विशिष्ट आवृत्ति बैंड से है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसियाँ भू स्टेशनों से कक्षा में स्थित उपग्रहों तक और इसके विपरीत संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवश्यक है, जिससे टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट एक्सेस एवं मोबाइल संचार जैसी सेवाओं को सुविधाजनक बनाया जा सके। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मोबाइल संचार के लिए प्रयुक्त स्थलीय स्पेक्ट्रम से भिन्न होता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सीमाओं के बिना संचालित होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के द्वारा समन्वय और प्रबंधन की आवश्यकताएं होती हैं। विदित हो कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का कुशल प्रबंधन विश्वसनीय संचार, विशेष रूप से दूर दराज या कम सुविधा वाले क्षेत्रों में नेटवर्क सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के बारे में यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को सक्षम बनाने के लिए इसे वर्ष 1865 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है। तकनीकी मामलों को निर्धारित कर नेटवर्क और प्रौद्योगिकी को निर्बाध रूप से आपस में जोड़ना सुनिश्चित करता है तथा दुनिया भर में वंचित समुदायों के लिए ICT तक पहुंच में सुधार करने का प्रयास करता है। अब देखते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जुलाई 2024 में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण जारी किया। इस वर्ष भारत का समग्र HDG स्कोर वर्ष 2022 और 21 में 66 अंक से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 71 अंक हो गया। यह गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास एवं जलवायु कार्रवाई में हुई प्रगति को दर्शाता है। तो अब देखते हैं SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDGs पर आधारित पर राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने का एक प्रमुख नेटवर्क है। इसका प्रथम संस्करण 2018 में जारी किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्य SDGs को प्राप्त करने में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकर्षण करती है। इसके द्वारा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए SDG पर लक्ष्य बार स्कोर की गणना की जाती है।
यह स्कोर 0 से लेकर 100 के बीच होते हैं, जहां 100 शीर्ष प्रगति का संकेत है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के प्रमुख निष्कर्ष। इस इंडेक्स में सभी राज्यों के समग्र प्रदर्शन में सुधार हुआ है। केरल एवं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। तमिलनाडु 78 द्वितीय एवं गोवा 77 तृतीय स्थान पर है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन के साथ बिहार हो गया 57 सबसे नीचे पायदान पर हैं। इसके बाद झारखंड हो गया 62 एवं नागालैंड हो गया 63 स्थान पर हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, पांडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली शीर्ष 5 प्रदर्शन करता रहे। वर्ष 2018 से 2023-24 के मध्य सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश समग्र स्कोर में 25 की वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूचकांक के अनुसार लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 8 समुचित निर्माण कार्य और आर्थिक विकास, लक्ष्य 13 जलवायु के अनुकूल कार्रवाई और लक्ष्य 15 हो गया भूमि पर जीवन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महत्वपूर्ण खनिज और मिशन। केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा की है। तो मुख्य बिंदु क्या है? तो विदित हो कि महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज होते हैं जो आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस खनिजों की उपलब्धता में कमी होने या सीमित भौगोलिक स्थानों में इनका निष्कर्षण या प्रसंस्करण केंद्रित होने से आपूर्ति श्रृंखला में गिरावट व व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। देश में तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एवं दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित महत्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। घरेलू उत्पादन का विस्तार करना, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देना, परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण को प्रोत्साहित करना, उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली। हाल ही में भारत ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन की घोषणा के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय की वास्तविक समय निगरानी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। मुख्य बिंदु। वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग सिस्टम पर कार्य कर रहा है। इससे मौजूदा FASTAG
टोल संग्रह प्रणाली को बदलने और टोलिंग बूथों पर भीड़-भाड़ के दीर्घकालीन समाधान की संभावना है। इस नए सॉफ्टवेयर को भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी है। विदित हो कि प्रारंभ में इन नई तकनीक को 100 टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा, जिन्हें लाइव मॉनिटरिंग के लिए NHAI द्वारा चिन्हित किया गया है। इस टोल प्लाजा का चयन राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर यानी 1033 के माध्यम से प्राप्त भीड़-भाड़ संबंधी फीडबैक के आधार पर किया गया है। प्रारंभ में GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ETC प्रणाली को हाइब्रिड मॉडल के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसमें FASTAG एवं GNSS दोनों एक साथ काम करेंगे। टोल प्लाजा पर GNSS आधारित ETC का उपयोग करने वाले वाहनों को निर्बाध रूप से गुजरने के लिए एक समर्पित GNSS लेन उपलब्ध होगी। GNSS आधारित ETC के अधिक व्यापक हो जाने के बाद सभी लेन अंततः GNSS लेन में परिवर्तन हो जाएगी। उपग्रह आधारित टोलिंग प्रणाली से लाभ। यह दूरी आधारित टोलिंग सुविधा प्रदान करेगा, जहां उपयोगकर्ता केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा की गई दूसरी दूरी के लिए भुगतान करेंगे। इसमें वाहनों के लिए अग्रिम रीडिंग पहचान प्रवर्तन उपकरण होंगे, ताकि वैध वाहनों को फ्री फ्लो पास मिल सके। भुगतान प्रणाली मौजूदा फास्टैग प्रणाली के समान होगी, किंतु इसमें स्वचालित डेबिट शामिल होगा और टोल प्लाजा पर बूम बैरियर की आवश्यकता नहीं होगी। टोल संग्रह की वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक के माध्यम से किया जाता है। इसे सामान्यतः FASTAG के रूप में जाना जाता है। भारत में FASTAG प्रणाली वर्ष 2015 में लॉन्च की गई थी तथा फरवरी 2021 से राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान के लिए FASTAG फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया। नगद या गैर फास्टैग भुगतान के लिए 100% जुर्माना का प्रावधान है। मार्च 2024 तक टोल प्लाजा पर 98% से अधिक उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान फास्टैग के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI स्कीम।
घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI को लॉन्च किया। मुख्य बिंदु क्या है इसका? उल्लेखनीय है कि PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए की गई थी। इस योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त होती है। इस योजना ने आरंभ में 3 उद्योग को लक्षित किया, जिसमें मोबाइल और संबंध घटक विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण शामिल थे। बाद में इसमें 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया। ये 14 क्षेत्र हैं: मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और इसके घटक, फार्मास्यूटिकल्स दवाएं, विशेष इस्पात, दूरसंचार एवं नेटवर्क उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, घरेलू उपकरण ACS के LEDs, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, सौर PV मॉड्यूल उत्पन्न, रसायन सेल, ACC बैटरी तथा ड्रोन एवं इसके घटक। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को भी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना में शामिल किया। PLI योजना में शामिल किया गया, जिससे अब इसके क्षेत्र बढ़कर 16 हो गए हैं। विदित हो कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होना और वर्ष 2070 तक नेट शून्य हासिल करना है। नोट: उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन या PLI योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। यह योजना विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने या उनका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना और अधिक रोजगार पैदा करना और दूसरे देशों से आयात पर देश की निर्भरता को कम करना भी है। विदित हो कि जिस प्रकार की सरकार की योजना थी, PLI अभी तक उसके अनुरूप कार्य कर रही है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन के उद्देश्य:
विश्व व्यापार संगठन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना और घरेलू बिक्री एवं निर्यात के लिए निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना, उन्नत तकनीक और प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास में योगदान देना। आईपीएल योजना विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिसमें आयात और निर्यात शुल्क पर रियायतें, कर छूट, सस्ती भूमि अधिग्रहण और नई परियोजनाओं का प्रबंधन करने वाले एंकर निवेशकों के लिए समर्थन शामिल है। यह योजना सतत विकास और श्रम प्रधान क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे यह एक प्रभावी और सुलभ कार्यक्रम बन जाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश सिंगापुर। प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान वहां की कंपनियां भारत में निवेश में खासी दिलचस्पी दिखा रही है। सिंगापुर की कैपिटलैंड इन्वेस्टमेंट कंपनी CLI ने हाल ही में घोषणा की कि वह अगले 4 साल में भारत में निवेश की रकम दोगुनी करेगी। कंपनी वर्ष 2028 तक भारत में $1.32 अरब, 90,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश करेगी। छोटा सा सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है, जो कि 2023 में सिंगापुर से भारत में 11.77 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण में प्रमुख भागीदार है। भारत का वास्तव में दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल की तरह सिंगापुर के साथ रिश्ता है। सिंगापुर 2021 से लेकर 24 की अवधि के लिए भारत के लिए आसियान देशों का समन्वय था। इसने भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्टूबर 2024 में भारत का डिजिटल लेन देन अक्टूबर 2024 में 23.5 ट्रिलियन रुपये के 16.58 बिलियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन हुए, जो अप्रैल 2016 में इस डिजिटल प्रणाली के चालू होने के बाद से सबसे अधिक संख्या है। मुख्य बिंदु UPI की पिछला शिखर सितंबर 2024 में वॉल्यूम
वॉल्यूम के लिहाज से 15.04 बिलियन और जुलाई 2024 में मूल्य के लिहाज से 20.64 ट्रिलियन रुपये था। पिछले महीने के डेटा से पता चलता है कि लेन देन में वृद्धि व्यक्ति से व्यापार लेन देन माल या सेवाओं की खरीद के लिए द्वारा संचालित है, जिसे अक्टूबर में त्योहारी सीजन में बढ़ावा मिला। सितंबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2024 में वॉल्यूम में 10% और वैल्यूम में 14% की वृद्धि देखी गई। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2024 में 14.96 बिलियन यूपीआई लेन देन हुई, जिसकी कीमत 20.61 ट्रिलियन रुपया थी। अक्टूबर 2024 में दैनिक यूपीआई लेन देन की मात्रा 565 मिलियन और मूल्य 75 से लेकर 801 करोड़ रुपये को पार कर गई। इसकी तुलना में सितंबर 2024 में यह मात्रा 501 मिलियन और 68,800 करोड़ रुपये थी। अक्टूबर में यूपीआई की मात्रा और मूल्य में साल दर साल यों 45% और 37% की वृद्धि हुई। अक्टूबर 2024 में 467 मिलियन तत्काल भुगतान सेवा IMPS लेन देन हुए, जो सितंबर 2024 में 330 मिलियन से 9% अधिक है। मूल्य के संदर्भ में सितंबर में 5.65 ट्रिलियन रुपये की तुलना में IMPS लेन देन 11% बढ़कर 6.29 ट्रिलियन रुपया हो गया। अगस्त में लेनदेन की मात्रा और मूल्य 453 मिलियन और 5.78 ट्रिलियन रुपये थे। अक्टूबर के आंकड़े साल दर साल आधार पर मात्रा में 5% कम और मूल्य में 17% अधिक थे। अक्टूबर 2024 में फास्टैग ट्रांजैक्शन की संख्या 8% बढ़कर 345 मिलियन हो गई, जबकि सितंबर 2024 में यह 318 मिलियन थी। अक्टूबर में 16,115 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन हुए, जबकि सितंबर में यह 5,620 करोड़ रुपये था। अगस्त में फास्टैग वॉल्यूम 329 मिलियन और वॉल्यूम 5,611 करोड़ रुपये थी। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में अक्टूबर में वॉल्यूम में 8% और वैल्यू में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। अक्टूबर 2024 में आधार वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम पर 126 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जो सितंबर 2024 में 100 मिलियन से लेकर 26% अधिक है। अगस्त में भी 100 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए।
ट्रांजैक्शन का मूल्य सितंबर में 24,143 करोड़ रुपये की तुलना में 35% बढ़कर 32,493 करोड़ रुपये हो गए। अगस्त में ट्रांजैक्शन का मूल्य 47,676 करोड़ रुपये था। अक्टूबर 2023 की तुलना में एईपीएस में वॉल्यूम में 26% और मूल्य में 25% की वृद्धि देखी गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपी में 2026 तक बढ़कर 20% हो गया। योगदान: देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। 2026 तक जीडीपी में इसका योगदान बढ़कर 20% हो जाएगा, जो अभी 10% है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से लेकर 18 से लेकर 23-24 तक यानी पिछले 7 साल में डिजिटल भुगतान में संख्या के आधार पर सालाना 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। मूल्य के लिहाज से यह हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस अवधि में 2,428 लाख करोड़ रुपये के 1,064 अरब डिजिटल लेन देन हुए हैं। अक्टूबर 2024 में भारत का जीएसटी संग्रह भारत के कर खजाने में लगातार वृद्धि हो रही है। अक्टूबर 2024 के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह साल दर साल लगभग 9% वृद्धि दर्शाता है, जो इसे अब तक के दूसरे सबसे अधिक मासिक संग्रह के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। जीएसटी संग्रह का विवरण इस प्रकार है। केंद्रीय जीएसटी 33,821 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 41,864 करोड़ रुपये, एकीकृत आईजीएसटी 99,111 करोड़ रुपये और उपकरण हो गया 12,550 करोड़ रुपये रहा। अक्टूबर 2024 के संग्रह को पार करने वाला एकमात्र महीना अप्रैल 2024 था, जिसमें जीएसटी राजस्व में रिकॉर्ड तोड़ 2.10 लाख करोड़ रुपये का संग्रह हुआ। उच्च जीएसटी संग्रह का यह निरंतर रुझाव भारत की अर्थव्यवस्था के लचीलापन और सरकार के कर सुधारों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। अप्रैल 2024 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह: अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपया के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह घरेलू लेन देन 13.4 की वृद्धि और आयात 8.3% की वृद्धि में मजबूत वृद्धि द्वारा संचालित वर्ष 12.4% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। रिफंड के लिए लेखांकन के बाद अप्रैल 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.92 लाख करोड़ रुपया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.5% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है।
अप्रैल 2024 के संग्रह का विवरण। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर GST 43,846 करोड़ रुपया। राज्य माल और सेवा कर GST हो गया 53,538 करोड़ रुपया। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर हो गया IGST 99,623 हो गया करोड़ रुपया, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्रित 37,826 करोड़ रुपया शामिल हैं। उपकरण 13,260 करोड़ रुपया, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्रित 1,800 करोड़ रुपया शामिल है। 1 अप्रैल 2024 के दौरान GST राजस्व की राज्यवार वृद्धि आंकड़े करोड़ों में। जम्मू कश्मीर में अप्रैल में 2023 में अप्रैल में था 803 और अप्रैल 2024 में हो गया उसका कितना 789 हो गया, मतलब -2% चला गया। हिमाचल प्रदेश का हो गया 6%। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।